नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव है और आज हम सब मिलकर गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में जानते हैं कि गेस्टाल्ट थेरेपी क्या होती है। गेस्टाल्ट थेरेपी का प्रतिपादन फ्रेडरिक एस पल्स द्वारा 1940s में किया गया। बेसिकली गेस्टाल्ट थेरेपी का निर्माण पल्स ने अपनी वाइफ लॉरिया पल्स के साथ 1940s में किया था। ये दोनों लोग साइको एनालिसिस से ट्रेंड हुए थे, परंतु कुछ बातों में साइको एनालिसिस से उनके ओपिनियन मिलते नहीं थे। इस कारण उन्होंने गेस्टाल्ट थेरेपी का निर्माण किया। गेस्टाल्ट थेरेपी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण या होल, अर्थात गेस्टाल्ट चिकित्सा में मन और शरीर की एकता पे बल डाला जाता है, जिसमें चिंतन, भाव तथा क्रिया के समन्वय की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल डाला गया है। अर्थात इट्स डिफाइन दैट यूनिटी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। गेस्टाल्ट थेरेपी बेसिकली ह्यूमनिस्टिक होलिस्टिक पर्सनल सेंटर थेरेपी साइकोथेरेपी का एक फॉर्म है, जो कि इंडिविजुअल को प्रेजेंट लाइफ यानी वर्तमान जीवन पर फोकस करने पर प्रेरित करती है। इस अप्रोच में इस बात पे फोकस दिया गया है कि हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है या स्वयं की जवाबदेही स्वयं धारण करना पड़ता है। इस थेरेपी की जो मुख्य विशेषता यह है कि या पल्स का कहा जाए कि ये विश्वास था कि व्यक्ति में एक जन्मजात अच्छाई होती है और उसके इस प्रकृति को अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए, और जब व्यक्ति किसी कारण से इस जन्मजात गुण की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है या उसका गुण कुंठित हो जाता है तो उसको विभिन्न तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गेस्टाल्ट चिकित्सक व्यक्ति के क्रिएटिव पहलू पर सबसे ज़्यादा बल देता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा के मुख्यतः 3 एलिमेंट्स हैं, अर्थात 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं। पहला संप्रत्यय है हियर एंड नाउ एक्सपीरियंसेस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान की अनुभूतियाँ कहते हैं। दूसरा है अवेयरनेस, जिसको हम जानकारी कहते हैं, और तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम उत्तरदायित्व कहते हैं। हियर एंड नाउ एक्सपीरियंस का मतलब है कि गेस्टाल्ट थेरेपी में पल्स का ये बिलीफ था कि इस चिकित्सा में वर्तमान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका कहना था कि भूत बीत चुका है और भविष्य भी आने वाला है, तो वास्तविकता केवल वर्तमान में है। तो इस थेरेपी के अंतर्गत हियर एंड नाउ एक्सपीरियंस में, अर्थात इस थेरेपी में वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरा है अवेयरनेस यानी जानकारी। अवेयरनेस के अंतर्गत चिकित्सक ये चाहता है कि रोगी अपनी अनुभूतियों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित कर ले। और थर्ड एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। इसमें व्यक्ति अपनी एक्टिविटीज़, अपनी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेता है। दैट मीन्स कि उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं, उनके जितने भी भाव हैं, उसकी जवाबदेही उसके खुद के कंधों पे होती है। गेस्टाल्ट थेरेपी की कुछ टेक्निक्स हैं। इसके टेक्निक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गेस्टाल्ट बेसिकली गेस्टाल्ट अगर हिंदी में बात करें तो ये गेस्टाल्ट चिकित्सा की 2 प्रविधियाँ हैं। पहली प्रविधि है रूल्स, जिसको हम नियम कहते हैं, और दूसरी प्रविधि है गेम्स, जिसको हम हिंदी में भी गेम्स कहेंगे। नियम के अंतर्गत कुछ नियमों को मानना आवश्यक माना गया है, जैसे रोगी को केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान काल में बातचीत करने के लिए कहा जाता है। रूल्स के अंतर्गत दूसरी चीज़ें आती हैं कि बातचीत किसी के बारे में नहीं बल्कि समांतर के बारे में, मतलब रोगी के खुद के बारे में की जाएगी। तीसरा, रोगी खुद के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इसके लिए उसे प्रेरित किया जाता है कि वह मैं शब्द का इस्तेमाल करे। चौथी बात है कि इसमें रोगी के
इमीडिएट एक्सपीरियंस पर ध्यान केंद्रित किया जाता, अभी की जो अनुभूति है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान किया जाता है। और इस थेरेपी के अंतर्गत कोई भी गपशप या इधर उधर की बातें नहीं किया जाता है। गेस्टाल्ट थेरेपी में कुछ गेम्स भी होते हैं। जैसे रोगी जब अपने बारे में कुछ कहता है तो उसे कहा जाता है कि वह यह कहे कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जैसे मैं बहुत खुश व्यक्ति नहीं हूँ। अर्थात इसके अंतर्गत विभिन्न गेम के माध्यम से वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं को लेता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गेस्टाल्ट एक्सरसाइजेज। गेस्टाल्ट एक्सरसाइजेस के कुछ टाइप्स बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है टॉप डॉग और अंडरडॉग। गेस्टाल्ट चिकित्सा में टॉप डॉग से तात्पर्य करीब फ्रॉयड के सुपर ईगो से है, जबकि अंडरडॉग से तात्पर्य फ्रॉयड के सिद्धांत में इड का है। व्यक्ति इन दोनों पहलुओं में संघर्ष करता है। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में रोगी को अपने आप से वार्तालाप करना पड़ता है और वह दोनों भूमिका में दोनों ही बातों को समझने की कोशिश करता है। दूसरा है एम्पैथी चेयर। एम्पैथी चेयर के अंतर्गत रोगी एक चेयर पे बैठता है और उसके सामने वाली जो चेयर है वो खाली रहती है, और इस एक्सरसाइज के अंतर्गत रोगी को कहा जाता है कि वह बातें करे, और यह माना जाता है कि सामने वाले चेयर पे भी रोगी की अंतर की विचारधाराएं होंगी जिससे वो बातचीत करेगा। थर्ड है ड्रीम्स। गेस्टाल्ट चिकित्सा द्वारा चिकित्सा में स्वप्न का भी उपयोग किया जाता है। पल्स का मानना है कि स्वप्न का प्रतीक तत्व, चाहे उसका स्वरूप मानव से संबंधित हो या किसी अन्य वस्तु से संबंधित हो, रोगी के व्यवहार को या रोगी के व्यक्तित्व से को प्रतिनिधित्व करता है। तो इस चिकित्सीय सत्र में रोगी को अपने स्वप्न के बारे में वर्तमान काल का उपयोग करते हुए बतलाना होता है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रक्षाएं, जिसको डिफेंसेस कहते हैं। गेस्टाल्ट चिकित्सा का उद्देश्य रोगी द्वारा खोले गए तथा कथित गेम्स के पीछे छुपे डिफेंसेस का पता लगाया जाता है। पल्स का कहना था कि जितने भी न्यूरोटिक बिहेवियर होते हैं वो इन रक्षाओं से कई तहों में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे व्यवहार के पहले तह में रोगी स्वयं अपने का सामना करने से कतराता है और वह तरह तरह की एंजाइटी, फोबिया और डिफरेंट तरह की आशंकाओं से अपने आप को घिरा पाता है। गेस्टाल्ट चिकित्सक का कार्य इस डिफेंसिव लेयर्स को हटाकर वास्तविकता से अवगत कराना होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है यूज़ ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर, यानी अशाब्दिक व्यवहार का प्रयोग। गेस्टाल्ट चिकित्सा में रोगी के अशाब्दिक व्यवहारों का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि अशाब्दिक व्यवहार के माध्यम से हमें रोगी के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। इसलिए असामान्य व्यवहार को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके अंतर्गत रोगी जितने भी व्यवहार करता है प्रत्यक्ष रूप से उसकी तो काउंटिंग की ही जाती है। इसके अलावा जो उसकी अशाब्दिक व्यवहार है उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। कुछ मॉरल पर्सपेक्टिव्स हैं, दैट मीन्स पहला है लिव नाउ। लिव नाउ में रोगी को हमेशा वर्तमान के बारे में, ना कि भविष्य या भूत के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है। दूसरा है लिव हियर। लिव हियर का मतलब होता है रोगी या क्लाइंट को सिर्फ सामने उपस्थित वस्तुओं के बारे में सोचना चाहिए। जो वस्तुएं उसके सामने नहीं हैं उसके बारे में सोचने से मना किया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉप इमेजिनिंग। स्टॉप इमेजिनिंग में कल्पना करना बंद करना, दैट मीन्स रोगी को सिर्फ वास्तविक चीज़ों या घटनाओं के बारे में सोचना चाहिए। जितने भी उसके अनावश्यक इरेशनल थॉट्स हैं उसको सोचने के लिए बंद कर दिया जाता है। रोगी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति सीधे करनी होती है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ता है। रोगी को सुखकर और दुखकर दोनों तरह की वस्तुओं से अवगत कराया जाता है। तो ये हुआ कल्पना करना बंद करना। तो ये कुछ टाइप्स हैं गेस्टाल्ट एक्सरसाइजेस के। इस सारे गेस्टाल्ट एक्सरसाइजेस का यूज़ जो है गेस्टाल्ट थेरेपी के अंतर्गत किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि गेस्टाल्ट थेरेपी का उपयोग हम
किस किस डिसऑर्डर को ट्रीट करने में कर सकते हैं। गेस्टाल्ट थेरेपी का उपयोग हम एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकृति के डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, डिप्रेशन यानी विषाद के रोगियों को ठीक करने में, लो सेल्फ एफिकेसी जिस पर्सन में है उसको ट्रीट करने में, जिस पर्सन के आत्मसम्मान का स्तर निम्न हो जाता है उसको सही डायरेक्शन में इस्टेब्लिश करने में, और साथ ही साथ अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप या किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके सॉल्व करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इस थेरेपी का उपयोग या इसका कुछ और बेनिफिट है। इसके द्वारा इस थेरेपी का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारे सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण का जो सेंस है, की जो फीलिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके साथ ही साथ हमारी नीड की, हमारी कौन कौन सी नीड है उससे हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। हम अपने निगेटिव इमोशंस को यानी नकारात्मक जो संवेग हैं उससे बेटर तरीके से टॉलरेट कर पाते हैं। इससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो सकता है, हमारा माइंडफुलनेस भी बढ़ सकता है और हमें इमोशन के बारे में कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल चीज़ों के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है। इसका डिमेरिट है कि ये एक सब्जेक्टिव थेरेपी मानी गई है, चूँकि यह आत्मनिष्ठ है। ये कहीं ना कहीं क्लाइंट के आत्मनिष्ठ भाव को उजागर करती है, इसलिए ये थेरेपी का दोष बताया गया। और साथ ही साथ ये थेरेपी जो है रोगी के वर्तमान पे बल डालती है और भूत और भविष्य की पूर्ण रूप अवहेलना करती है। इस कारण इस थेरेपी की ये डीमेरिट बताई गई है। परंतु इन अलाभाओं के बावजूद भी गेस्टाल्ट थेरेपी उन नैदानिक मनोवैज्ञानिक के लिए उत्तम चिकित्सा पद्धति रहा है जिन्होंने मानवतावादी सिद्धांतों में अधिक विश्वास किया है। थैंक यू वेरी मच। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।